तो यार आजकल आपने नोटिस किया है कि गूगल के कोई भी अच्छे प्रोडक्ट्स आ ही नहीं रहे हैं। 2008 में क्रोम के लॉन्च के बाद उन्होंने जो भी लॉन्च किया है वो या तो उम्मीदों से काफी कम रहा है या फिर लिटरली फेल ही कर चुका है। इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल है गूगल प्लस, गूगल ग्लास, गूगल कार्डबोर्ड, गूगल फाइबर, गूगल नेक्सस, गूगल एलो और अभी रिसेंटली ही गूगल बार्ड। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके सिर्फ नए प्रोडक्ट्स ही फेल हो रहे हैं, उनके ऑलरेडी फेमस प्रोडक्ट्स की भी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा गिरते जा रही है। बहुत सारे लोग क्रोम, गूगल और बार्ड की जगह पर एज, बिंग और चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं और बहुत भारी तादाद में लोग जीमेल से लेकर आउटलुक या फिर किसी थर्ड पार्टी ऑप्शन जैसे कि प्रोटॉन मेल पर स्विच कर रहे हैं। और अगर हम बात करें एंड्रॉइड की तो भाई पिछले 10 सालों में आईफोन ने तो एंड्रॉइड को मार्केट शेयर के मामले में पिछाड़ ही दिया है। और यहाँ तक कि यूट्यूब भी, जो कि उनके सबसे कीमती प्रोडक्ट्स में से एक है, उसने भी कमजोरता का कुछ वजूद दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार 9 महीनों तक यूट्यूब का रेवेन्यू गिरते ही गया। गूगल को ये कमी कुछ समय से पता चल रही थी और उनका सॉल्यूशन था जोर जबरदस्ती करना। वो बस ये सोचते थे कि वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहें और गूगल टीवी, स्टेडिया और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी नई चीजें करके वो ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तो चल ही जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है कि उतना तो नहीं जितना आप एक गूगल जैसी जायंट कंपनी से उम्मीद करते हैं। लेकिन ये फेलियर्स और निराशाओं के कब्रिस्तान में एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो है गूगल क्लाउड। ऐसा लगता है कि गूगल ने ये माइक्रोसॉफ्ट से ही सीखा है। जब भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पब्लिक परसेप्शन या फिर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी या फिर किसी और वजह से काम नहीं करते हैं तो सिर्फ इंटरप्राइज प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू कर दो, क्योंकि नॉर्मल कस्टमर से ज्यादा लॉजिकल बिजनेसेस होते हैं। उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस से मतलब होता है। आपकी कहानी या फिर आपके एथिक्स से भी उनका कोई लेना देना नहीं है जब तक वो उनके बिजनेस पर असर नहीं डालता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने तो अर्ली 2010s में इस इंडस्ट्री में आकर बहुत प्रोग्रेस कर लिया, मगर गूगल का इस इंडस्ट्री में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट वो क्लाउड मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश में अरबों डॉलर का लॉस लगातार करते गए और ये सब जाकर पिछले साल के स्टार्टिंग में बदला जब उन्होंने पहली बार प्रॉफिट बनाया। और ये देखते हुए कि गूगल में जो अवेलेबल जॉब वैकेंसीज हैं उनमें से आधे से ज्यादा पोजीशंस क्लाउड रोल्स के लिए ही ओपन है, तो उसको देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि गूगल अपने एंटरप्राइज क्लाउड बिजनेस को ग्रो करने के लिए पूरा जोर दे रहा है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या गूगल अपने कंज्यूमर साइड के बिजनेस को बंद करने वाला है? पीछे मुड़ के देखें तो गूगल क्लाउड की कहानी हमें ले जाती है मार्च 2006 में, जब AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च हुआ था। AWS इवेंचुअली ग्रो करते करते क्लाउड की दुनिया में एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका था और मार्केट में सबसे रिलायबल भी सिर्फ AWS माना जाता था। आप लिटरली जो भी बड़ी कंपनी का नाम सोचो, उन्होंने AWS को अडॉप्ट कर ही लिया होगा, जैसे कि Airbnb, मैकडॉनल्ड्स, ट्विच, ट्विटर, एपिक गेम्स और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स और डिज्नी भी। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट्स का तो ये भी कहना है कि Amazon के मार्केट कैप में AWS का ही वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि बाकी का जो इनका इतना बड़ा रिटेल ऑपरेशन है, जिसे Amazon.com के नाम से सब लोग जानते हैं, उसकी वर्थ तो सिर्फ कुछ $100 बिलियन है। यानी कि उनके पूरे वैल्यूएशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन जब भी Amazon ने AWS को लॉन्च किया था, वो लोग किसी भी तरह से अगली बड़ी चीज बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो AWS को मजबूरी में लॉन्च किया था, ना कि सोच समझकर। Amazon के रिटेल बिजनेस में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बन रहा था और .com क्रैश की वजह से फंडिंग भी बहुत सूखी पड़ चुकी थी। तो इस वजह से उन्हें रेवेन्यू का एक दूसरा सोर्स चाहिए था। उन लोगों ने बस ये सॉल्यूशन निकाला कि जो भी सर्वर्स और डेटाबेसेस को वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उन सबको उन्होंने सिंपली रेंट पर दे दिया और कैसे तो करके ये अपने में ही $1 ट्रिलियन बिजनेस बन गया। यहीं दूसरी तरफ गूगल ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था और उन्हें नेचुरली लगा कि ये चीज को वो बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए अप्रैल 2008 में गूगल ने क्लाउड स्पेस में एंट्री ली और उन्होंने ऐप इंजन को लॉन्च किया। ऐप इंजन के सपने काफी बड़े थे और उनका ऑफर था कि वो गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से डेवलपर्स के लिए वेबसाइट्स को लॉन्च करना आसान बनाना चाहते थे। उन्होंने कोड को डिप्लॉय करने के प्रोसेस को और वेबसाइट के ट्रैफिक स्पाइक्स को मैनेज करने के प्रोसेस को बहुत ज्यादा ही आसान बना दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हटा ही दिया, क्योंकि वो अपने साइड से ही ये सब कुछ हैंडल कर लेते थे। और गूगल ना कि ऐप इंजन को सबसे इजी टू यूज बनाना चाहता
चाहता था, बल्कि वो ऐप इंजन को सबसे सस्ता भी बनाना चाहता था। इनफैक्ट उनका ओरिजिनल वर्जन तो एकदम फ्री था, सभी को एक अच्छा खासा फ्री कोटा दिया गया जिससे वो लोग अपनी टेस्टिंग को कर सकते थे। और नेचुरली क्योंकि इस चीज को गूगल ऑफर कर रहा था, उन्होंने काफी सारे प्रोग्रामर्स को आकर्षित किया। नंबर्स में बोलूं तो 20,000 से भी ज्यादा डेवलपर्स। एक महीने के बाद उन्होंने इस सर्विस को सारे डेवलपर्स के लिए अवेलेबल कर दिया और 10 महीनों के बाद उन्होंने ऐप इंजन में पेड प्लान्स को ऐड किया। मगर इस सब में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। देखो, यूज करने में तो ऐप इंजन ऑलरेडी सबसे आसान था और सबसे सस्ता भी था, स्पेशली क्योंकि वो एक गूगल जैसी कंपनी के पास से आ रहा था। लेकिन कुछ वजह से डेवलपर्स उसे लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। गूगल ये सेम स्ट्रेटेजी को बहुत टाइम से यूज करते आ रहा था और हमेशा से उन्हें काफी सफलता मिलती थी। पूरे गूगल का ब्रेड एंड बटर यही था कि वो एक काफी बेटर सर्विस को सस्ते दाम पर या फिर फ्री में देते थे। तो फिर आखिर बहुत सारे डेवलपर्स इन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे? वेल, असलियत तो ये थी कि गूगल ने डेवलपर कम्युनिटी को ठीक से समझा ही नहीं था, जो कि काफी आयरॉनिक है ये कंसिडर करते हुए कि गूगल अपने में ही पूरा का पूरा डेवलपर्स से ही बना हुआ है। प्रॉब्लम ये थी कि गूगल ने अपने सर्विस को सबसे इजी टू यूज बनाने के चक्कर में काफी सारी कस्टमाइजेबिलिटी को त्याग दिया। डेवलपर्स की दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को इजी टू यूज बनाने के चक्कर में उन्होंने डेवलपर्स को बस कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, क्योंकि फ्रैंकली वो सारे सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते थे। और हाँ, याद है कि कैसे शुरुआत में ऐप इंजन एकदम फ्री था। वेल, वो फ्री टियर टेस्टिंग के लिए तो बहुत बढ़िया था, लेकिन प्रोडक्ट एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं था और इसकी वजह से उसमें सीपीयू की पावर भी बहुत कम थी और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत स्लो था। तो इसीलिए पूरी तरह से ऐप इंजन को लॉन्च करने से पहले ही डेवलपर्स उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन फेलियर के बावजूद गूगल को ट्राई करते रहने में नहीं डर लग रहा था, तो इसीलिए कुछ ही टाइम में उन्होंने एक नया ऑफर लाया। ऐप इंजन के लॉन्च के होने के 1 साल के बाद गूगल ने जावा का सपोर्ट ऐड किया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ बदला नहीं। जैसा कि इस डेवलपर ने कहा कि 1-2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें प्रॉपरली सॉल्व करने की जरूरत है, जैसे कि गूगल ऐप इंजन को एक सीरियस वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म की तरह कंसिडर किया जाए, और नहीं, जावा सपोर्ट डेफिनेटली वो चीज नहीं है। गूगल ने इसे होते हुए देखा और फिर सोचा कि ठीक है, अगर लोगों को जावा नहीं चाहिए तो शायद से हो सकता है क्लाउड स्टोरेज चाहिए हो, मगर नहीं। अच्छा, तो फिर बिग क्वेरी और प्रेडिक्शन एपीआईज नहीं, क्लाउड एसक्यूएल नहीं, 24/7 फोन सपोर्ट नहीं, PHP सपोर्ट नहीं। अच्छा, तो फिर इंक्रिप्शन, वो भी नहीं। अगले 5 सालों में गूगल के क्लाउड ऑफरिंग में कोई भी ऐसा एडिशनल फीचर नहीं था जिससे बड़े क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो पाए। असलियत ये थी कि ये कंज्यूमर अप्रोच डेवलपर्स और एंटरप्राइज कस्टमर्स के साथ काम नहीं कर रहा था। गूगल एक कम फीचर्स वाला सस्ता और इजी टू यूज वर्जन ऑफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेवलपर्स को एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसे वो अपने लिए पूरी तरह से कस्टमाइज कर पाए, और उसके लिए उन्हें पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आयरॉनिकली Amazon इतनी बेसिक चीजें ऑफर कर रहा था, लेकिन फिर भी गूगल के कंपैरिजन में डेवलपर्स इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत कस्टमाइजेबल था और गूगल इसे देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। गूगल डेवलपर्स को लिटरली सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा इजी चीजें ऑफर कर रहा था, लेकिन फिर भी डेवलपर्स कम कन्वीनियंट चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर गूगल ने फिर से उस चीज पर फोकस किया जिसमें वो अच्छे थे, जो कि था कंज्यूमर मार्केट। उसके बाद 24 अप्रैल 2012 को उन्होंने गूगल ड्राइव को लॉन्च किया। क्लासिक गूगल फैशन में उन्होंने सबको 15 GB स्टोरेज फ्री दे दी और गूगल ड्राइव काफी पॉपुलर हो गया। 3 साल के अंदर ही उन्हें 10 लाख पेइंग यूजर्स मिल गए। 2017 तक उन्होंने 2 ट्रिलियन फाइल स्टोर करने का माइलस्टोन छुआ और 2018 तक उनके पास 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ एक्टिव यूजर्स हो गए। तो भाई, गूगल ड्राइव तो काफी सफल गया, लेकिन गूगल को ऐसे लग रहा था कि उन्होंने एक बड़े प्रॉफिट वाली चीज से मिस आउट कर लिया है, जो कि है एंटरप्राइज का मार्केट। अब ठीक है, 100 करोड़ यूजर्स तक पहुंचना काफी बड़ी बात है, लेकिन एक AWS जैसे क्लाउड ऑपरेशन की मदद से वो कई 100 प्लेटफॉर्म्स पर इनडायरेक्टली ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंच सकते थे। और ये फीलिंग माइक्रोसॉफ्ट को देखकर और भी बदतर हो गई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर बहुत सक्सेसफुल बन चुका था, लेकिन वो ऐप इंजन के भी काफी बाद में लॉन्च हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल की तरह कुछ रेवोल्यूशनरी कर रहा था। उनका पूरा
ऑफर ये था कि वो सेम AWS जैसी ही चीज ऑफर करेंगे लेकिन कम रेट पर। गूगल बहुत गुस्से में था और 2014 में उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो लोग लड़कर टॉप पर नहीं पहुंच सकते हैं तो वो पैसों के दम पर टॉप पर पहुंचेंगे। ये प्लान के दो पहलू थे। एक तरफ तो उन्होंने छोटे क्लाउड प्रोवाइडर्स और उनके यूजर्स को खरीदा जैसे कि फायरबेस, और यहीं दूसरी तरफ वो लोग अपने क्लाउड ऑफरिंग में बहुत ज्यादा ही भारी डिस्काउंट्स देने लगे। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने सारे क्लाउड ऑफरिंग्स का कॉस्ट 30 से लेकर 85% कम कर दिया। अब श्योरली ये एक ऐसी डील थी जिसे कोई भी मना कर ही नहीं सकता था, लेकिन अफसोस कस्टमर्स ने फिर भी मना कर दिया। एक कड़वा सच तो ये था कि कोई भी कंपनी गूगल के ऑफरिंग को सीरियसली नहीं ले रही थी। ऊपर से उनके पास कोई भी स्विच करने का रीजन नहीं था क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी दो अच्छे ऑफरिंग्स थे, AWS के और Azure के। इनमें से एक का फोकस परफॉर्मेंस पर था और दूसरे का प्राइस पर। अब ये पूरे सीन में गूगल बीच में फिट ही नहीं बैठ रहा था, और क्योंकि उन्होंने प्राइसेस को बहुत घटा दिया था तो वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसे को लूज कर रहे थे। एक पॉइंट पर आते आते तो गूगल साल के $5.5 बिलियन का लॉस कर रहा था, वो भी सिर्फ क्लाउड के मामले में। सुंदर ने गूगल के इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि वो लोग गूगल क्लाउड को पैसों के मामले में नहीं बल्कि ग्रोथ के मामले में जज करें, लेकिन इन्वेस्टर्स कन्विंस नहीं हुए क्योंकि उनकी ग्रोथ भी इतनी खास नहीं थी। ऊपर से एक दुख की बात तो ये थी कि ये वो टाइम था जब गूगल के सारे नए प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो रहे थे। गूगल को एक बदलाव की जरूरत थी और एक बहुत तेज बदलाव की जरूरत थी, और फिर तब एंट्री होती है थॉमस कुरियन की। देखा जाए तो गूगल थॉमस कुरियन के मामले में बहुत लकी हो गया। अब शायद से आपने थॉमस के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि उन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा करियर बैकग्राउंड में बिताया है। अब भले ही ज्यादा लोग उन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा ही स्पेशल हैं। थॉमस अपने करियर के शुरुआती कुछ दिनों में एक कंसल्टेंट थे और थॉमस ने 1996 में ऑरेकल को ज्वाइन किया। अगले 12 सालों में वो अपनी मेहनत की वजह से इवेंचुअली ऑरेकल के प्रेसिडेंट बन गए और वो डायरेक्टली ऑरेकल के फाउंडर और CEO लैरी एलिसन को रिपोर्ट करने लगे। थॉमस तो लिटरली गूगल के लिए एक ड्रीम कैंडिडेट थे। उन्होंने अपने पूरे करियर को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्राइज टेक कंपनी को बनाने में लगाया था, जो कि थी ऑरेकल। वो 35,000 डेवलपर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट के इंचार्ज थे, और वो बेसिकली गूगल क्लाउड के CEO की तरह ही थे। मगर भले ही गूगल क्लाउड के लिए थॉमस एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थे, लेकिन गूगल का उनको हायर कर पाना तो समझो इम्पॉसिबल ही था। पहली बात तो ये कि वो दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्राइज टेक कंपनी को लीड करने वाले इंसान उस कंपनी को छोड़कर एक स्ट्रगलिंग गूगल क्लाउड जैसी कंपनी में क्यों जाएंगे? ये चीज में तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि गूगल बस उन्हें ज्यादा पैसे ऑफर कर लेती, तो ये भी नहीं पॉसिबल था क्योंकि उन्हें तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कैसे गूगल सबसे ज्यादा सैलरीज देता है और कैसे सुंदर पिचई दुनिया के हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि थॉमस ये सब कुछ देख चुके हैं। इनफैक्ट थॉमस तो दुनिया में हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते थे, वो भी 2010 में, जब लोग तो सुंदर को जानते भी नहीं थे। और 2018 आते आते तो थॉमस $100 मिलियन कमा रहे थे। तो इस पॉइंट पर आते आते तो बस थॉमस के लिए ये बचा था कि वो एक C-suite एग्जीक्यूटिव या फिर एक CEO भी बन जाते, शायद से सुंदर पिचई से भी ज्यादा पैसे कमाते, अगले 10 साल तक एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम करते और ऑरेकल के एक लेजेंड की तरह रिटायर हो जाते। लेकिन ऑब्वियसली चीजें ऐसी नहीं हुई, इसीलिए ही तो हम थॉमस की बात कर रहे हैं। देखो बात यह है कि लगभग उसी टाइम पर जब गूगल को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब थॉमस और लैरी के बीच में बहुत बड़ी मतभेद हो गई ऑरेकल क्लाउड के फ्यूचर को लेकर। थॉमस को लग रहा था कि ऑरेकल को अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर को AWS और Azure पे चलाना चाहिए, जैसे कि वो ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए। लेकिन उधर ही लैरी को लग रहा था कि उनको ऑरेकल का सॉफ्टवेयर अपने ही क्लाउड पर चलाना चाहिए, जैसे कि ऑरेकल क्लाउड का यूसेज और भी बढ़े। कुछ ही समय में ये मतभेद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और 28 सितंबर 2018 को थॉमस ने ये अनाउंस किया कि वो ऑरेकल से रिजाइन कर रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज को खोज रहे हैं। ये तो लिटरली गूगल को जैसे भगवान ने आशीर्वाद ही दे दिया था। जिस समय पर उन्हें मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, उसी समय पर दुनिया के सबसे क्वालिफाइड क्लाउड एग्जीक्यूटिव्स में से एक नौकरी ढूंढ रहे थे। शायद से लिटरली पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो कि थॉमस से ज्यादा क्वालिफाइड थे, वो थे एंडी जैजी जो कि अभी Amazon के CEO हैं, और मार्क रुसिनोविच जो कि Azure के CTO हैं। तो लकीली गूगल को अचानक से दुनिया
दुनिया के तीसरे सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल गए। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप ये सुन के सरप्राइज्ड होगे कि थॉमस को गूगल क्लाउड के सीईओ की तरह हायर किया 2019 में। लेकिन इसके आगे थॉमस के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि वो लिटरली एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करने वाली कंपनी को टेक ओवर कर रहे थे। थॉमस कहते हैं कि एक बार उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तब उसके बाद उनके लिए गूगल क्लाउड के मेन इशू को ढूंढ पाना मुश्किल नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि गूगल फोकस कर रहा था एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को बनाने में, लेकिन सही ऑप्शन था स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलायबल सॉल्यूशंस को बनाना। तो उनका पहला काम ये था कि कंपनी के माइंडसेट को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के माइंडसेट से एक सॉल्यूशंस कंपनी के माइंडसेट में बदलना। इसीलिए काफी सारे डेवलपर्स को हायर करने के बजाय थॉमस ने काफी सारे सेल्स इंजीनियर्स और सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट्स को हायर किया। इन लोगों का काम है कि करंट और नए कस्टमर्स के साथ इंगेज करना और उनके सारे सवालों और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जिससे उनकी जरूरतों को गूगल पूरा कर पाए। इस माइंडसेट के शिफ्ट को और भी मजबूत बनाने के लिए थॉमस ने कुछ नई क्लाउड कंपनीज को भी अक्वायर किया। उनके कुछ नोटेबल एक्विजिशंस थे 2.6 बिलियन डॉलर्स के लिए लुकर और 5.4 बिलियन डॉलर्स के लिए मैंडियंट। ये सारे अंदर के चेंजेस ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेल्स के मामले में काफी मदद की। लेकिन शायद से थॉमस का सबसे इम्पैक्टफुल काम ये था कि उन्होंने एक नए फैक्टर को खोजा जो कि उनके प्रोडक्ट को अलग बनाता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि AWS परफॉर्मेंस की वजह से फेमस है और Azure प्राइस की वजह से फेमस है, और गूगल ट्राई कर रहा था कि वो ईज ऑफ यूज के लिए जाना जाए। लेकिन हमने ये फिगर आउट किया कि डेवलपर्स के लिए ईज ऑफ यूज इतना मायने नहीं रखता है अगर उसके लिए उन्हें परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेबिलिटी में सैक्रिफाइस करना पड़े। तो गूगल को एक नया फैक्टर चाहिए था उन्हें अलग बनाने के लिए, और तभी थॉमस ने ढूंढा ओपन सोर्स क्लाउड मार्केट को। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि MongoDB और Elasticsearch को ना कि सिर्फ AWS जैसी कंपनीज के साथ compete करने में तकलीफ हो रही थी, बल्कि उन्हें तो AWS और Azure जैसी कंपनीज लिटरली अटैक कर रही थी। ये सब देखकर थॉमस को पता चल गया कि एग्जैक्टली उनका यूनिक फैक्टर क्या होने वाला है, और वो ये था कि वो ओपन सोर्स क्लाउड सॉल्यूशंस के चैंपियन बनने वाले हैं। उसी के साथ उन्होंने 7 सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स सॉल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की। इससे डेवलपर्स को गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत भी मिली और ऊपर से इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स की आजादी और कस्टमाइजेशन भी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब गूगल के पास फाइनली बड़े बड़े क्लाइंट्स आने लगे, जैसे कि कॉइनबेस, डॉइचे बैंक, फोर्ड, जनरल मिल्स और स्पेसएक्स भी। इनफैक्ट गूगल क्लाउड तो अभी उनके एड के बिजनेस से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉइज में से अभी 25% एम्प्लॉइज गूगल क्लाउड में ही काम करते हैं, और अगर हम उनके करंट जॉब वैकेंसीज को देखें तो लग तो ये रहा है कि गूगल इसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। और अगर बढ़ने की बात करें तो अभी भी उनके पास काफी स्कोप है, क्योंकि अभी भी वो सिर्फ 10% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब ये सब कुछ हमें लेकर आता है गूगल के ओरिजिनल इशू पर, जो कि ये है कि उनके आजकल के कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केट में टिक नहीं रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी घटते जा रही है। अब ये किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी चीज तो नहीं होती है, लेकिन लकीली गूगल के लिए लग रहा है कि उन्होंने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि वो अपने कंज्यूमर मार्केट के जमाने से आगे कैसे बढ़े, वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 10 साल पहले किया था। तो भले ही कंज्यूमर मार्केट में गूगल का फ्यूचर इतना खास नहीं दिख रहा है, लेकिन एंटरप्राइज मार्केट में गूगल का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, और इसीलिए क्लाउड ही गूगल का फ्यूचर है। कमेंट करके बताओ कि आपका गूगल का फेवरेट कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सा है। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 200 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट तब तक के लिए मैं हूँ हर्ष, और मिलते हैं अगले वीडियो में।